डिजियाना न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति और डिजियाना के सभी दर्शकों को डिजियाना न्यूज की तरफ से दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे बच्चों की कोविड वैक्सीन को लेकर। कोरोना महामारी से न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित हुई। पहली लहर और दूसरी लहर ने लोगों से उनका काफी कुछ छीना, लेकिन स्वास्थ्य संस्थाएं और सरकार के लगातार प्रयासों से इस महामारी से निजात पाने के लिए वैक्सीन बनी। और बात करें भारत की, तो यहाँ पर लोगों ने जागरूकता दिखाते हुए वैक्सीनेटेड भी हुए। लेकिन बच्चों के लिए वैक्सीन बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब वह मुश्किल भी हल हो गई है। भारत ने बच्चों की कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब देश में जल्द ही 2 से 18 साल के बच्चों को भी कोविड वैक्सीन लगाई जा सकेगी। इस पूरे विषय पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी और उनके साथ हेमंत द्विवेदी जी, जो चाइल्ड एक्सपर्ट हैं। इस विषय पर हमसे बात करेंगे। प्रवीण जी, अब भारत में अब वैक्सीन बन चुकी है, कोवैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, हरी झंडी मिल गई है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे विषय पर? जी बिल्कुल दीप्ति, इसका बेसब्री से इंतज़ार था लोगों को, क्योंकि खासकर पालक जो अपने बच्चों के लिए चिंतित थे। 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए तो वैक्सीन निर्मित हो गई थी, लेकिन बच्चों के लिए वैक्सीन का लंबा इंतज़ार करना पड़ा और ये इंतज़ार लगभग ख़त्म हो गया है, क्योंकि ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने कोवैक्सीन और भारत बायोटेक और आईसीएमआर के द्वारा जो निर्मित की गई है वैक्सीन, उसको मंजूरी दे दी गई है। इसके जो ट्रायल्स हुए थे उसके परिणाम बेहतर आए हैं। बच्चों में किसी भी प्रकार का वैक्सीन को साइड इफ़ेक्ट नहीं मिला है। जल्दी जो है वो पूरे देश में बच्चों की वैक्सीनेशन प्रारंभ हो जाएगी। हम इस सब विषय पर जो है वो डॉक्टर हेमंत द्विवेदी जी से जानेंगे, क्योंकि बच्चों के विशेषज्ञ हैं और कितना राहत मिली है परिजनों को, उस पर चर्चा करेंगे। सर, बच्चों की वैक्सीन को लेकर बड़ा इंतज़ार था, क्योंकि हम जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं उन्होंने वैक्सीन लगा के वो सेफ जोन में पहुंचे, लेकिन बच्चे जो एक बड़ा प्रतिशत है, लगभग 30 से 40% का जो आंकड़ा आता है वो बच्चों का आता है, और वही इस संक्रमण के खतरे में अभी भी हैं। और कहा जा रहा है संक्रमण की जो तीसरी लहर आएगी उसमें सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों को है। ऐसे में कितनी बड़ी राहत है? वाकई बहुत ज़्यादा राहत है। और हम जो शिशु रोग विशेषज्ञ उनके लिए तो बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि हम लोग को यही लग रहा था कि अगर तीसरी वेव आती है और वैक्सीन नहीं आता है तो हम किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों को संभालेंगे। क्योंकि बड़ों को तो संभालना थोड़ा सा इजी रहता है, पर छोटे बच्चों की हर चीज़ अलग होती है, उनके इंस्ट्रूमेंट अलग होते हैं, उनके वेंटिलेटर्स अलग होते हैं। उन सब की हालांकि हमारे इंदौर में तैयारी हो चुकी थी, पर फिर भी हम लोग नहीं चाहते थे कि किसी की इस प्रकार की वेव आए। और वेव तो अभी तक नहीं आई है, ये भगवान का बहुत अच्छा वरदान है कि जो नहीं आई, पर इसके पहले वैक्सीन आ गया, ये एक बहुत बड़ी राहत है। और हम लोग यही चाहेंगे जल्दी से जल्दी हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये अपने रिकमेंडेशन और अपनी किस प्रकार से ये लगना है इसके बारे में पूरी गाइडलाइन जो है हमको दे देता है, तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। और जो कोवैक्सीन के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि कोवैक्सीन बहुत ही अच्छी वैक्सीन है, और आजकल जो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं उन सब में ये कारगर है। उसके पहले और दूसरे वैक्सीन है वो इतने ज़्यादा कारगर नहीं हो रहे थे, पर अल्फ़ा और जो वेरिएंट आया था और भी जो वेरिएंट आए हैं उनके लिए ऐसा देखा गया है, जो ट्रायल्स हुई उसके हिसाब से कोवैक्सीन बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं तो बड़ी खुशी की बात है कि कोवैक्सीन ही इसमें मिली है, तो बच्चों को सारे वेरिएंट से भी खतरा अब नहीं रहेगा। सर, जिस तरीके की गाइडलाइन पहले 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए थी, तो हमने देखा था जब सरकार ने गाइडलाइन बनाई थी तो सबसे पहले सीनियर सिटीजन्स को लगाया था, और उसमें भी उनको जो बीमार हैं या कोमॉर्बिडिटी है जिनको, उनको पहले। तो क्या बच्चों में भी इसी तरह की कुछ गाइडलाइन हो सकती है? मेरे ख्याल से तो नहीं होगी ऐसी कोई गाइडलाइन, क्योंकि 40% जैसे अपन चाह रहे हैं बच्चे लोग हैं, और 40% अभी हम लोग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वैक्सीनेशन का इतना अच्छा डेवलप हो गया है कि हम चाहेंगे तो एक साथ सब बच्चों को हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से इस प्रकार की अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों में। और बहुत कम ऐसे ग्रुप है बच्चों का जिनको कि वाकई में सबसे पहले वैक्सीनेशन की ज़रूरत रहती है। जो इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड बच्चे हैं उनके लिए ही है, तो वो एक बहुत कम प्रतिशत है।
इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की कोई गाइडलाइन आएगी और सभी बच्चों को एक साथ हम लोग लगा सकेंगे, और हमारे पास में समुचित व्यवस्था भी है, और अब हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लोग भी हैं, और वैक्सीन भी हो जाएगी। बच्चों के टीकाकरण के पहले बड़े अच्छे अनुभव रहे हैं, उनका सेटअप पूरी तरीके से तैयार है। खासकर बीच में एक जो वैक्सीन आया था रोटा वायरस को लेकर, जिस तरीके से अलग अलग कैंपेनिंग चली थी, उससे भी बड़ा लाभ मिला है। तो वो एक सेटअप जो है वो बच्चों के टीकाकरण के लिए बड़ा मुफीद बच्चों के होगा। लिए तो बहुत अच्छा टीकाकरण का चल रहा है। इसके पहले अभी हम लोगों ने जो फ्लू वैक लगाया था, फ्लू के लिए एक टीका भी लगाया था। जब तक कि ये नहीं आ रहा है टीका, लोगों ने और वॉलंटरी कुछ लोगों ने लगाया था, क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम नहीं थी, तो प्राइवेट में जिसने लगाया है, तो कई लोगों ने लगाया है, तो उसके भी अच्छे प्रमाण हैं। कम से कम परिणाम अच्छे निकले हैं कि कम से कम फ्लू जैसा कोई वायरल फीवर का भी कम हो गया है। सर, जिस तरीके से हमने देखा कि फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं, वो उनका संक्रमण का दर बड़ा तेजी से बढ़ता था, फिर कम। इस दौरान भी बच्चे कहीं न कहीं प्रभावित बहुत कम हुए, उनका संक्रमण का प्रतिशत काफ़ी कम था। तो क्या ये माना जा सकता है कि बच्चों में बड़ों से इम्यूनिटी लेवल ज़्यादा होता है? इम्यूनिटी लेवल तो खैर मतलब उनको पेरेंटल ही मिलता है, बच्चों में जो भी मिलता है उनके माँ बाप से और प्राकृतिक तौर पे मिलता है। पर ये देखा गया है कि बच्चों में जो वेरिएंट आए थे, जिस जिस वेरिएंट ने अपने को अब कोरोना दिया, कोविड-19 वगैरह, वो बच्चों के ऊपर कुछ कम कारगर थे। जी। अब क्या है कि जैसे कि दूसरे जो वेरिएंट्स आए हैं, वो बच्चों के लिए भी अफ़ेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों को अफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ये टीका जो लगने के बाद में बहुत जल्दी सेफ़ हो जाएंगे बच्चे, और मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की कोई तीसरी वेव जो कि बच्चों को अफ़ेक्ट करेगी, ऐसी नहीं आएगी। इसकी संभावनाएं बहुत कम है। सर, जब ये टीकाकरण प्रारंभ होगा, इसके फायदे बच्चों को तो होंगे ही होंगे, स्कूल खुलने की भी दिशा में जी, एक बड़ा कदम हो बहुत बड़ा जाएगा। कदम हो जाए, क्योंकि कई पेरेंट्स केवल इसलिए नहीं भेज पा रहे हैं अपने बच्चों को कि वो उनके बच्चे टीकाकरण नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जबकि वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो तो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है। वैक्सीनेटेड हैं, पर बच्चे नहीं हैं, और आपस में अगर बच्चे अगर नहीं है तो सब पेरेंट डर रहे हैं। सब कुछ करने के बाद में भी सारी चीज़ें उन्होंने अपने कर रखी हैं, डिस्टेंस भी कर रखा है, सैनिटाइजेशन भी कर रखा है, उसके बाद में भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कोई बीमारी लेके आ जाए घर पे, तो घर में भी फिर पूरा वही शुरू हो जाए और बच्चे भी इफ़ेक्ट हो जाए। इसलिए जैसे ही टीकाकरण होगा तुरंत स्कूल्स खुलना रहेंगे और अपनी स्थिति बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगी। हम कोरोना काल के पहले वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे, जिस तरीके से पूरी सामान्य स्थिति थी उस सामान्य तरह। हाँ, बिल्कुल अब यही लग रहा है कि धीरे-धीरे सभी चीज़ सामान्य हो रही है, सिर्फ़ स्कूल का एक था, और ख़ासकर बच्चों के स्कूल का था। बड़ों के स्कूल तो कॉलेजेस वगैरह तो खुल ही गए हैं लगभग, जी। पर बच्चों के लिए बड़ी समस्या चल रही थी, और ये टीकाकरण होने के बाद में बच्चों के स्कूल्स, प्ले स्कूल, नर्सरी स्कूल, हायर्स ये वाले जो प्राइमरी स्कूल्स, ये सब खुल जाएँगे, और बाकी चीज़ें भी, गार्डन्स वगैरह भी खुल जाएँगे बच्चों के खेलने के लिए। तो एक अच्छा खिलखिलाता हुआ और बड़ा वातावरण बहुत अच्छा मिल जाएगा अपने को। जी। सर, अभी हम देख रहे हैं कि टीकाकरण का तो ये होगा, जैसी गाइडलाइन आएगी, आईसीएमआर गाइडलाइन जारी करेगा और बच्चों के टीकाकरण प्रारंभ होंगे। लेकिन अभी बच्चे सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हो रहे हैं, डेंगू का प्रकोप काफ़ी हमको देखने को मिल रहा है। डेंगू का इतना हो रहा है और कई बच्चों की मौत की भी खबरें डेंगू से आ रही है। तो ये कितना घातक है? ऐसे में क्या जब वो टीकाकरण होगा वो इन इन सब से भी बचाव कर पाएगा? नहीं, टीकाकरण तो इन चीज़ों से बचाव नहीं कर पाएगा। इसके लिए तो अब हमारे जो कारगर कदम उठाए जा रहे हैं सीएमएचओ साहब की तरफ से और कलेक्टर साहब की तरफ से, डेंगू के लिए और सफाई वाले जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनसे ही ठीक होगा। पर हाँ, अगर डेंगू के साथ साथ में टाइफाइड और साथ साथ में फ्लू, इस टाइप की तीन तीन जब हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है। तो इसमें से कम एक कोरोना वाला मामला और ये फ्लू वाला मामला तो कम हो ही जाएगा। तो कुल मिला के डेंगू अकेला ही बचेगा, तो उतना ज़्यादा घातक नहीं रहेगा डेंगू, उसको अपने को ट्रीट करने में थोड़ी सहायता मिलेगी। पर साथ में ऊपर से निमोनिया भी हो जाता है और डेंगू भी हो जाता है, तो फिर बहुत दिक्कत पड़ जाती है। तो मौत के कारण में से एक कारण ये भी है कि दो दो तीन तीन बीमारियों से ग्रसित रहे हैं बच्चे। सर, कहते हैं कि डॉक्टरों के लिए जो समय होता है ठंड का, ये एक तरीके से ऐसा समय होता है कि उनकी
प्रैक्टिस कम हो जाती है, सब कुछ कम हो जाता है और हेल्दी सीजन है, बच्चे कम बीमार होते हैं, लोग कम बीमार होते हैं। उस दौरान अगर ये टीकाकरण लगेगा, टीकाकरण होगा, क्योंकि ठंड आ चुकी है लगभग, तो वो और ज़्यादा इनको इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा। हाँ, इम्यून सिस्टम तो बूस्ट होगा ही उससे। उसके साथ साथ में ये भी रहेगा कि वातावरण में कोई दूसरी बीमारी नहीं है, तो बच्चे आराम से अपनी इम्यूनिटी का जो टाइम है वो पूरा ले पाएंगे। और क्योंकि टीकाकरण जब होता है उस बीच में यदि बच्चा बीमार ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जब जब बच्चा बीमार होता है इम्यूनिटी कम तो होती है, उसे दवाइयाँ दी जाती हैं, उसके कारण से भी इम्यूनिटी कम होती है। तो कोई दवाई ना खाए बच्चा टीकाकरण के बाद में, तो उससे अच्छी और कुछ नहीं हो सकता है। ये जिस दौरान टीकाकरण होगा तो वो अगर बच्चे कम बीमार होंगे तो उसका टीकाकरण का इफेक्ट भी ज़्यादा देखने इफेक्ट को। भी ज़्यादा होगा, इम्यूनिटी भी ज़्यादा होगी और ऐसा लगेगा जैसे कि सब सब कुछ पहले जैसा ही हो गया है, कोई बीमार नहीं है। और ये जो टाइम रहता है स्प्रिंग सीजन जिसको बोलते हैं अपन लोग, थोड़ी सी ठंड आ जाती है, तो ये वाकई में सभी के लिए बड़ा अच्छा टाइम रहता है। बीमारियां भी कम होती हैं, मच्छर भी कम होते हैं, पानी भी साफ़ होता है, हवा भी अच्छी होती है और गर्मी भी नहीं होती। तो ये एक बहुत अच्छा मौसम माना जाता है बच्चों के लिए, सभी के लिए, मेरे बच्चों के लिए नहीं, मतलब बड़ों के लिए भी माना जाता टीकाकरण के लिए भी मुफीद है। और होगा। टीकाकरण के लिए बहुत अच्छा समय है ये, कि जब शुरू हो रहा है ये, मतलब फॉर्चुनेटली ये अच्छा टाइम पे ही शुरू हो पा रहा है बच्चे, तो मैं सोचता हूँ कि सफल रहेगा ये कार्यक्रम। सर, टीकाकरण के अलावा हम डेंगू पर बात कर रहे हैं, तो क्या प्रिकॉशन इस समय पालकों को अपने बच्चों के लिए रखना चाहिए, खासकर नवजात से लेकर 7 से 8 वर्षों तक? उसके बाद के बच्चों के लिए तो थोड़ा सा बच्चे भी समझदार हो जाते हैं, लेकिन इस उम्र में तो उनके लिए क्या विशेष सावधानियां रखनी चाहिए? सावधानी तो सिर्फ एक खास जो रखनी है वो है कि मच्छरों से अपने को बचना है, और उसके लिए दो तीन प्रकार की चीज़ें हैं। एक तो अपन मच्छरदानी का उपयोग करें, दूसरा क्योंकि डेंगू के मच्छर जो होते हैं वो दिन में ही काटते हैं बच्चों को और बड़ों को दिन में ही काटते हैं वो लोग, सुबह 9-10 बजे से लेके और शाम के 6 बजे तक। तो इस समय अपन विशेष रूप से ध्यान रखें कि बच्चों को फुल पैंट, फुल कपड़े पहनाएं हाथ में, और जहाँ तक हो सके जो हाथ में लगाने की, मच्छरों को दूर भगाने के लिए कुछ और क्रीम्स आती हैं, उन क्रीम का इस्तेमाल करें और मच्छरदानी का उपयोग करें अगर बच्चा सोता है तो। और साथ साथ में अपने आसपास का वातावरण जो है वो थोड़ा स्वच्छ रखें, पानी वानी जमा नहीं होने दें। अब तो वैसे भी कूलर्स का कोई टाइम है नहीं, तो जो कूलर का टाइम नहीं है तो वो कूलर रखे हुए हैं, तो उनको एक बार देख लें कि उनमें पानी तो नहीं कहीं भरा है। सर, इस समय होता है ये, जब अगर हो जाए बच्चों को, क्या लक्षण उसमें दिखते हैं और किन लक्षणों को देखकर पालक को तुरंत डॉक्टर्स के पास पहुंचना? मेरे ख्याल से एक खास लक्षण तो फीवर ही है, उसका बुखार है। और अगर बुखार बिना किसी सर्दी जुकाम के सिर्फ बुखार ही है और तेज़ होता है, फिर हल्का होता है, फिर तेज़ होता है, तो इसमें अपने को शक हो जाना चाहिए कि बच्चे को डेंगू होने की संभावना है। कंटिन्यूस बुखार आ रहा और कोई सर्दी जुकाम भी नहीं है, उसको उल्टियाँ भी नहीं हो रही, दस्त भी नहीं हो रहे, तो बिना किसी कारण के बुखार आ रहा है, तो ये एक डेंगू के लिए ज़रूर संकेत करता है। और इसके साथ साथ में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि चकत्ते, अगर शरीर पे कोई लाल रंग के चकत्ते पड़ रहे हैं तो वो भी एक संकेत है कि डेंगू हो रहा है उसको। तो ये दो तीन चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, और उसके साथ साथ में और भी बीमारी तो साथ में जैसे हो जाती हैं तो वो भी हो सकती हैं, पर मेरे ख्याल से तो बिना किसी कारण से बुखार आना एक बहुत बड़ी लक्षण है, जिसमें कि आप ये एक अलार्म है आपके लिए कि आप अलार्म अपने बच्चों को तुरंत तुरंत अस्पताल और इस की ओर। समय इस प्रकार के टेस्ट करवाने में आदमी को संकोच नहीं करना चाहिए, कि जरा भी बुखार उखार आ रहा है, थोड़ी 1-2 दिन भी आया तो आप तुरंत डेंगू का एक टेस्ट करवा लीजिए। बड़े आराम से किट की सहायता से हो जाता है और जल्दी उसका रिजल्ट भी निकल जाता है। तो आप सर, डेंगू होने के बाद की प्रिकॉशन पर अगर हम बात करें, अस्पताल में उपचार तो चलते हैं, लेकिन खान पान, विशेषकर बच्चों के लिए खान पान की क्या एहतियात बरतने चाहिए? डेंगू के इलाज के लिए तो दवाइयाँ तो कुछ खास है नहीं, मतलब बल्कि ये कि दवाइयाँ कम से कम दी जाएँ, और बाकी जो विटामिन्स हैं ये दिए जाते हैं। इसमें सबसे मेन चीज़ है कि पानी ज़्यादा पीना है बच्चे को, पानी है, जूस है, दूध है, इस प्रकार की चीज़ें अगर ज़्यादा पीता है बच्चा तो जल्दी आराम होने के चांसेस रहते हैं। लिक्विड डाइट ज़्यादा रखनी है। ज़्यादा लेनी है, लिक्विड बहुत लेना है, इसी चीज़ का ध्यान रखना है। सर, डेंगू में बताते हैं जब प्लेटलेट्स कम हो जाती है तो डॉक्टर्स भी आजकल प्रिस्क्राइब करने लग गए हैं कि वो पपीते के जो पत्ते होते हैं उनका जूस दिया जाए, और इस तरह के जो वो कीवी आता है उसको दिया जाए, तो हाँ, क्या ये ये कारगर बच्चों पर भी है?
ये सभी पे कारगर है। पपीते का जो पत्ता है वो, कीवी फल जो कहते हैं, इसी प्रकार से इनसे ही मिश्रित, इन्हीं से बनी हुई कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जो कि इस बीमारी में कारगर होती है, और जो प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं उनको प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए काम आती है। पर मेन चीज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लिया जाए, ज़्यादा से लिक्विड डाइट ली जाए, तो जल्दी प्लेटलेट में आराम होता है और कम से कम दवाइयों का उपयोग करा जाए। सर, ये रही डेंगू की बात। हम फिर से आते हैं टीकाकरण पर। अगर हम बात करें, सरकार मंजूरी दे देती, राज्य सरकार प्रारंभ कर देती है कि टीकाकरण तिथि तय कर देती। इंदौर जिले में कितनी तैयारी है? इंदौर ज़िले में टीकाकरण की तैयारी तो पूरी है। हमारे पास में जो टीकाकरण केंद्र हैं, हमारे बच्चों के भी हैं टीकाकरण केंद्र, और साथ में जो कोरोना वाले टीकाकरण केंद्र हैं वो अलग हैं कोविड के। तो इस समय तो ये हाल है कि मरीज़ जाता है, उसे कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ता, किसी भी केंद्र में चला जाए बिना किसी इंतज़ार के वो टीका लगवा लेता है। तो इसका मतलब ये है कि तैयारी बहुत अच्छी है हमारी। वैक्सीन का रख-रखाव के बारे में भी हमारे पास से पर्याप्त रेफ्रिजरेटर्स हैं, आई लाइनर्स हैं, रखने के लिए जगह है काफ़ी। तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास में ट्रेन्ड स्टाफ है। और स्टाफ इस टीकाकरण में तो और ज़्यादा ट्रेंड हो गया। हाँ, और इसमें बच्चों का टीकाकरण में केंद्र कि हमारे पास बच्चों का टीकाकरण का एक बहुत बड़ा अमला हमारे पास में पहले से ही है। तो अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी छोटे बच्चों के लिए, तो हम उनको बुला के और उनसे रिप्लेस कर देंगे जो बड़ों को लगा रही है टीका। तो हमें कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी इसके लिए। ऑलरेडी हमारे पास में जो स्टाफ है ट्रेंड है बच्चों को टीकाकरण के लिए। क्योंकि बच्चों के टीकाकरण के दौरान खास एहतियात बरतनी होती है, क्योंकि बच्चा लगाने में डरता है या वो, तो उसके लिए स्पेशल जो ट्रेनिंग है वो ही कर रहे हैं। वो रेगुलर हमारे यहाँ के स्टाफ बच्चों को टीकाकरण करता ही है, किस प्रकार से बच्चे को पकड़ना है, कहाँ किस जगह लगाना है। तो वो सारी चीज़ें उनको मालूम है, कितना अंदर निडल डालना है, फिर किस प्रकार से उसको निकाल के साफ़ करना है। तो इन सारी चीज़ों का उनके पास में पूरा ध्यान है, पूरा उनको ट्रेंड है वो, तो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी लगाने में। हम तो यही समझ रहे हैं कि हमारे पास में जो ऑलरेडी टीकाकरण बच्चों के टीकाकरण का स्टाफ है, उससे हम लोग उनको मिमिक कर लेंगे और आराम से टीकाकरण हो जाएगा। तो बिल्कुल दीप्ति, जिस तरीके से डॉक्टर हेमंत द्विवेदी ने बताया कि टीकाकरण के बाद हम पुराने कोरोना काल के पहले के वाले समय में लौट जाएंगे, खुशहाल देश की ओर। जिस तरीके से पहले था उसी तरह का माहौल होगा। स्कूल खुलने के लिए रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि अभी पेरेंट्स डरे हुए हैं। जिस तरीके से डॉक्टर हेमंत द्विवेदी कहते हैं कि पेरेंट्स में अभी भी हिचकिचाहट है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें, लेकिन टीकाकरण के बाद ये हिचकिचाहट पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। और बच्चे जो हैं वो वाकई में अब उकता से गए हैं, क्योंकि पिछले लगभग 1.25 साल से वे घरों में कैद हैं और स्कूल जाने के लिए अब वे और पेरेंट्स को इंसिस्ट कर रहे हैं कि वे स्कूल कब पहुंचेंगे। तो टीकाकरण के बाद ये स्कूल जाने का भी रास्ता बड़ी आसानी से तय कर पाएंगे वे। और जिस तरीके से डॉक्टर हेमंत द्विवेदी जी ने बताया कि डेंगू को लेकर हमें किस तरह की सावधानी बरतनी है, लिक्विड डाइट अधिक देनी है बच्चों को, और अगर बुखार निरंतर बना हुआ रहता है तो तुरंत डॉक्टर के पास पहुँचें और जांच जरूर करा लें, क्योंकि डेंगू की जांच से हम ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि कहीं बच्चा डेंगू से ग्रसित तो नहीं है। तो ये कुछ सावधानियां इस समय हमें रखने की ज़रूरत है। लेकिन टीकाकरण के लिए जिस तरीके से डॉक्टर हेमंत द्विवेदी ने बताया कि ट्रेंड स्टाफ है और बच्चों को जो विशेष रूप से वैक्सीन करते हैं वो स्टाफ भी हमारे पास मौजूद है। तो जैसे ही सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी होगी, इंदौर में टीकाकरण प्रारंभ हो जाएगा। बात करने के लिए आपका और हेमंत द्विवेदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी और उनके साथ हेमंत द्विवेदी जी, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, चाइल्ड एक्सपर्ट हैं। इन्होंने हमसे इस पूरे विषय पर बातें साझा की। हम आपको बता दें कि भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है कोरोना वैक्सीन को लेकर। जो बच्चों की कश्मकश चल रही थी बच्चों की वैक्सीन को लेकर, उसको लेकर अब भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और अब देश में जल्द ही 2 से 18 साल के बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। देश की जो दवा नियंत्रक संस्था है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ने बच्चों की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है और अब जल्द ही इसकी सारी व्यवस्थाएं सरकार ने पुख्ता कर ली हैं और स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा भी सारे इंतजाम कर लिए गए हैं और अब जल्द ही बच्चों को वैक्सीन लगा ली जाएगी। क्योंकि इसके लिए ट्रेंड स्टाफ भी, जैसा कि हेमंत जी ने बताया है कि ट्रेंड स्टाफ है और वैक्सीन की
जो मात्रा है वह भी सुनियोजित कर ली जाएगी और बच्चों का खतरा अब कम होता नजर आएगा। साथ ही जो डेंगू के बारे में उन्होंने बताया कि उसमें जो जागरूकता रखनी है, लोगों को सावधानियां रखनी हैं, उससे भी डेंगू से बचा जा सकता है, क्योंकि डेंगू के भी मरीज काफ़ी कुछ सामने आ रहे हैं देखने में, लेकिन जिस तरह से अगर सावधानी रखी जाए तो डेंगू से भी बचा जा सकता है। यहाँ लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीजीआना न्यूज़ के साथ।